गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबको आज लेक्चर के 5वां लेक्चर में स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ग और वर्गमूल। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज बात करते हैं वर्ग और वर्गमूल की। ये सिर्फ गणित के सवाल नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास की दुनिया में छुपे हुए पैटर्न को समझने की एक चाबी है। अच्छा, सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। इतनी सारी संख्याओं के बीच कुछ संख्याओं को पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर क्यों कहा जाता है? आखिर उनमें ऐसी क्या खास बात है? तो सबसे पहले आइए उस कोड को समझते हैं जिससे ये सभी खास संख्याएं फॉलो करती है और एक वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर जिसे कहते हैं वो बनती है। और ये बहुत ही सीधी सी चीज़ है। ये वो संख्या है जो किसी नंबर को उसी संख्या से गुना करने पर मिलती है। जैसे वर्ग संख्या यानी एक प्राकृतिक संख्या जो उसी प्राकृतिक संख्या को उसी से गुना करने पर प्राप्त होती है। जैसे 3 को 3 से गुना किया तो 9 मिला। 9 एक वर्ग संख्या है। यानी 4 को 4 से गुना किया तो 16 मिला। ये भी वो फाउंडेशन आइडिया है। 4 से गुना किया तो 16 मिला। ये भी एक वर्ग संख्या है। और यह वह फाउंडेशन आइडिया है जिस पर आगे की पूरी बात हम आज करेंगे। और मज़ेदार बात यह है कि ये वर्ग संख्याएं ना कुछ बहुत ही आसान नियमों को मानती है, जैसे किसी भी सम संख्या का मतलब इवन नंबर का वर्ग हमेशा सम ही होगा और विषम संख्या यानी ओड नंबर का वर्ग हमेशा विषम ही होगा यानी ओड होगा। और ना ये एक छोटा नियम है, लेकिन ये हम इन संख्याओं के पैटर्न को पहचानने में बहुत मदद करता है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा कुछ समझा देता हूँ। तो जैसे अभी हमने बात किया था कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई गुना करने के 9 आएगा, एक वर्ग संख्या है। 4 इंटू 4 को गुना किया तो 16 आया। और हमने देखा कि 3 से, और हम लोग बात कर रहे थे, एक और चीज़ बात की कि सम संख्या का स्क्वायर हमेशा सम संख्या होगा। जैसे 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 6 का वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। देख रहे हैं ना। और विषम संख्या का देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। यानी यहाँ एक क्लियर है कि सम संख्या का स्क्वायर हमेशा सम संख्या ही आएगा और विषम संख्या का स्क्वायर हमेशा विषम संख्या ही आएगा। ठीक है। और जब हम ये जान गए कि सम संख्या का स्क्वायर सम होता है, विषम का स्क्वायर विषम होता है, तो आइए हम एक जासूस बनते हैं। आज हम लोग जासूस बन के जासूसी करेंगे। देखिए, तो हम एक तरह से जासूस बन सकते हैं। हमें ये पता लगाना सीख सकते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगा। तो चलिए इसको एक पहेली से समझते हैं। स्क्रीन पे ये जो नंबर है, इनमें से सिर्फ एक ही है जो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, वो भी कौन सा? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है। और सारा राज ना इसके आखिरी अंक में छिपा हुआ है। सारा राज, जिस अंक में जो राज है वो आखिरी अंक में छिपा हुआ है। और आप इस टेबल को देखिए, एक पूर्ण वर्ग आखिरी अंक में हमेशा 0, 1, 4, 5, 6 या 9 ही हो सकता है। मतलब अगर किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 हो तो कभी एक पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तो हमारे जासूसी के नियम क्या हुए? यही है पहला नियम। हम लोग जासूस बन गए ना, कि हम लोग पहचान लिए कौन सा एक संख्या एक वर्ग पूर्ण वर्ग है और कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है। चलिए, कोई भी संख्या जो 2, 3, 7, 8 पर ख़त्म होती है वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। और दूसरा,
अगर किसी संख्या के आखिरी अंक में अगर जीरो हो तो हमेशा जोड़े में होने चाहिए। यानी मतलब अगर जीरो है आखिरी अंक में किसी भी संख्या के अंक में तो वो सम संख्या होगा, यानी 2 जीरो होगा या 4 जीरो होगा, कभी 3 जीरो या 5 जीरो नहीं हो सकता। इन नियमों से जैसे अब मैं इसको एग्जांपल में थोड़ा बता देता हूँ। मतलब इसका कहना था अगर किसी संख्या का इकाई अंक में अगर 2, 3, 7, 8 हो तो कभी पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। जैसे अगर कोई भी संख्या लिख दीजिए लास्ट में अगर 2 हो तो कभी पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा। और हाँ, जिस संख्या के इकाई जो पूर्ण वर्ग रहेगा वो हमेशा ही उसके इकाई अंक में 1, 5, 6, 9। और अगर जीरो रहा, जैसे ये जीरो है, अगर यह स्क्वायर है वर्ग रहा तो यहाँ सम संख्या होगी, जीरो की संख्या सम रहेगा यानी 2। अगर यह स्क्वायर है तो 4, कभी भी ये 3, अगर ये 5 रहा, 3 रहा, ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और अगर सम संख्या रहा जीरो का तो वो पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो चलिए, और अभी जो स्क्रीन दिख रहा है उसमें क्वेश्चन पूछे थे हम कि इनमें से कौन सा एक पूर्ण वर्ग है। तो देखिए यहाँ कौन कौन सा संख्या दिया हुआ है। 1057 है, 7928 है, 64,000 है, 9801 है। देखिए यहाँ इसमें से कौन सा वर्ग है। यूनिट डिजिट इकाई अंक में 7 है, यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 8 है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। लास्ट में 0 तो है लेकिन 3 है, सम संख्या तो नहीं है, विषम है संख्या 0 का, तो यह भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये 98201 ही एक बच्चा ऑप्शन में, इसलिए पूर्ण वर्ग होगा। चलिए, वर्ग पहचानना तो अब सीख गए, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब वर्ग पहचाना तो आ गया, अब इस प्रोसेस को उल्टा करना हो तो चलिए अब किस संख्या को मूल यानी उसको रूट ढूंढते हैं। ठीक है, चलिए, तो आइए एक वीडियो ओपन हुआ है, वीडियो ओपन किए हैं। वर्ग का परिभाषा अब कहते किसको है, वो तो मैंने पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाया ताकि आप लोग कुछ अच्छे से समझ में आए। हमने वहाँ देखा कि वर्ग क्या होता है, कैसे उसको हम जासूसी में पता कर सकते हैं कि वो स्क्वायर मतलब वर्ग पूर्ण वर्ग है या नहीं है। थोड़ा हमें कुछ थ्योरी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है वर्ग की परिभाषा, इस साइड इंग्लिश में भी है हिंदी में, दोनों में है। ठीक है, आप इसको देखिए थोड़ा। द स्क्वायर, ये किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर परिणाम प्राप्त होता है, उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे अगर किसी भी संख्या को मान लो, अगर n मान लेते हैं, n इंटू एन इक्वल टू एन स्क्वायर, जैसे 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, ये एक वर्ग का परिभाषा है। आप इसको चाहेंगे तो कॉपी कर सकते हैं। इंग्लिश में द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। यू मीन जो नंबर आप कंसिडर कीजिएगा वही नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर प्राप्त होता है तो उसे स्क्वायर कहते हैं। परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग एक प्राकृत संख्या है जिसे एन स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देख रहे हैं ना, ये प्राकृत संख्या जिसे एन स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ एन भी एक प्राकृत संख्या हो, जैसे 4, 9, 16, 4, 9, 16, ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद है नेक्स्ट में। अब देखिए अभी जो हम लोग पीपीटी में भी देखे थे कि पूर्ण वर्ग के इकाई अंक में अगर 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो तभी वो पूर्ण वर्ग होगा। इसके अलावा अगर कभी 2, 3, 7, 8 हो तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। रिमार्क, वन मोर थिंग, जो मैं भी पहले भी बताया, अगर 0 हो, अगर वो पूर्ण वर्ग है तो 0 का संख्या जो अंत में होगा लास्ट में वो हमेशा ही सम संख्या होगा। अरे 0 की जो संख्या है वो 2, 4, 6, 8 ही रहेगा, तभी वो पूर्ण वर्ग बनेगा। ठीक है, और अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 हो तो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, कभी नहीं। अभी हम लोगों ने जासूस बन के इस चीज़ का खोज किया है। चलिए,
देखिए वही चीज़ है, अंत में शून्य। एक पूर्ण वर्ग सभी संख्या के अंत में शून्य की संख्या हमेशा सम होनी चाहिए। जैसे 100 400, लेकिन 64,000 में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 64,000 में 3 जीरो है, यानी 64,000 में 3 जीरो आता है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जबकि 400 या 100 में जीरो की संख्या 2 है और 2 एक सम संख्या है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग होगा। चलिए, दोनों भाषा दोनों लैंग्वेज में है नोट्स, आप कॉपी कर सकते हैं। आप पॉज करके कॉपी करके लिख लीजिएगा, और नहीं होगा तो मैं इसको पीपीटी बना करके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। विषम संख्या का योग, पहली एन। अब चलिए, कुछ दिया हुआ है इसमें, ये कुछ प्रॉपर्टी है, पैटर्न है, रिलेटेड कंसेप्ट है कुछ, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए। कोई भी संख्या जो 2 3 7 8 पर ख़त्म हो तो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता। और दूसरा, अगर किसी संख्या के आखिरी में जीरो है तो हमेशा जोड़े में होने चाहिए, मतलब 2 जीरो या 4 जीरो, इन नियमों से, तभी वो पूर्ण वर्ग रहेगा। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद चलिए, स्क्वायर रूट, यानी अब हम लोग ढूंढेंगे, अब बात करेंगे वर्गमूल, यानी स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल एक तरह से किसी वर्ग संख्या के ओरिजिन स्टोरी है। ये हमें बताता है कि वो कौन सा नंबर था जिसे खुद से गुना करने पर बड़ा नंबर बना, और इसका सिंबल है रूट, स्क्वायर रूट, जो वर्गमूल निकालने का एक बड़ा ही दिलचस्प तरीका है। स्क्वायर रूट है ना, कि वह कौन सा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने पर वो खुद, मतलब वो बड़ी संख्या बनता है, जिसे वर्ग कहते हैं। जैसे मान लीजिए 16 किससे मल्टीप्लाई करके पूर्ण वर्ग बना? 4 × 4 16 बना ना। तो ये हम लोग इसी को बोलते हैं वर्गमूल। अब चलिए, वर्गमूल निकालने का एक बेहतरीन तरीका देखते हैं, सबसे बेस्ट तरीका। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा इसमें वर्गमूल निकालने में। चलिए, ये है कि विषम संख्या से घटा करके हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी संख्या आप एक वर्ग ले लीजिए, कोई भी संख्या का आप एक वर्ग ले लीजिए। ठीक है, कोई भी संख्या एक वर्ग लीजिए, और सबसे पहले क्या करना है, उसमें पहले 1 घटाना है, उसके बाद 3 घटाना है, फिर 5 घटाना है, फिर 7 घटाना है। अब वो जितना टाइम से हम घटाने के बाद, जितना बार घटाने के बाद जीरो आ जाएगा, उसका वर्गमूल वही होगा। जैसे 16 में पहले 1 घटाएंगे, 15 आएगा, 15 में 3 घटाएं, 12 आया, 12 में 5 घटाएं, 7 आया, 7 में 7 घटाएंगे, जीरो आएगा। कितना बार ये प्रोसेस किए? 4 बार। इसका मतलब 16 का वर्गमूल 4 होगा। ठीक है, चलिए अब 100 का भी निकालते हैं। 100 का निकालेंगे, 100 में 1 जाएगा तो 99, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। 99 में 3 जाए, फिर 1 के बाद क्या होता है? 3 विषम संख्या है, तो 99 में फिर 3 घटाएंगे, 96 आएगा। फिर 3 के बाद विषम संख्या 5 आता है, फिर 96 में 5 घटाएंगे, फिर 5 के बाद विषम संख्या 7 आता है, फिर जो उसमें आएगा घटाने के बाद उसको फिर 7 घटाएंगे, फिर जो बचेगा उसमें फिर 9 घटाएंगे, फिर जो बचेगा उसमें 11 घटाएंगे। इसे करते करते प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि मुझे जीरो नहीं आ जाता है ना, जब तक। जितना स्टेप में जीरो आ जाएगा, देखिएगा 10वां स्टेप में वो जीरो आ जाएगा, यानी उसका वर्गमूल 10 होगा। आइए हम इसको एक नोटबुक में थोड़ा करके दिखा देते हैं। जैसे अभी मैंने बोला ना कि मान लीजिए अगर मुझे 16 का वर्गमूल निकालना है, पहला विषम संख्या 1, कितना बचेगा? 15। फिर इस 15 को यहाँ ले आएंगे, इसमें घटाएंगे। 1 के बाद कौन सा विषम संख्या आता है? 3, 12। फिर 12 में घटाएंगे, 3 के बाद कौन सा विषम संख्या आएगा? 5, 7। 7 का कौन सा विषम संख्या आएगा? 5 के बाद 7, 0। देखिए, पहला विषम संख्या 1 3 5 7, यार यहाँ जो बचेगा उसको पहले आना है यहाँ, फिर घटाना। लास्ट में 0 आया, कितना बार स्टेप हुआ?
पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा। यह स्टेप हम 4 बार किए, यानी कि 16 बराबर 4। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग करके देखते हैं 25 का। 25 में सबसे पहला विषम संख्या 1, कितना आया 24। 24 में फिर 3 घटाएंगे तो 21। 21 में 5 घटाएंगे तो 16। 16 में 7 घटाएंगे तो 9। 9 में 9 घटाएंगे तो 0। है ना इंटरेस्टिंग मेथड। 5 स्टेप हो गया। देखिए √25 = 5। ठीक है ना इंटरेस्टिंग मेथड निकालने के लिए। बट ये छोटे नंबर में अच्छे लगते हैं, बड़े नंबर में आप समझ रहे हो बहुत परेशानी होगी, लेकिन छोटे नंबर के लिए बहुत बेस्ट है। ये एक तरीका है, एक समझिए एक तरह से एक खोज है, क्या ऐसा भी सचमुच नंबर में होता है। ये हम लोग को नंबर के साथ खेलने का एक तरीका है। एक देखिए क्लास में आप बराबर ज्वाइन रहिएगा तो एक तरह तरह का हम ऐसा ऐसा नियम बताएंगे, ऐसा ऐसा जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग आएगा। ठीक है, तो देखते रहिए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्लास को पूरा देखिए, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, हम आप लोग के लिए कुछ ऐसे होमवर्क दे देते हैं, आप थोड़ा ट्राई कीजिएगा निकालने के लिए। 36 का, 49 का, 81 का, 121 का, 144 का, आप इतना ट्राई कीजिएगा खुद से निकालने का। ठीक है, तो ये छोटी जानते हैं कि अब ये सिर्फ छोटी संख्या के लिए ही उपयोगी है। बड़े संख्याओं में तो हम लोग घटाते घटाते समय बीत जाएगा, इसलिए एक नए नियम का खोज हुआ है जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में हम लोग अब कल चर्चा करेंगे। फिलहाल तक इतना ही। अभी मैं आप लोग से परमिशन चाहूँगा कि मैं अब क्लास को बंद करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने क्लास अगर आप लोग ये क्लासेस रेगुलर देख रहे हैं तो मैं इतना इंश्योर जरूर करूँगा कि आप लोग को ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमसे मिस होगा, यानी वैसा कोई कंसेप्ट नहीं है जो आपका छूटेगा, जो अदर कहीं दूसरी जगह बताया गया हो और हम नहीं बताएंगे। इतना आप मान के चलिए, भले कितना ही क्रेश कोर्स है, हम टोटल कंसेप्ट हम बता रहे हैं। और आप लोग अगर पूरा लेक्चर देख रहे हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल है। और हाँ, आप लेक्चर को पूरा देखिए, क्रैश कोर्स ख़त्म कीजिए क्रैश कोर्स को, उसके बाद देखिए कि आपके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट होता है या नहीं। ठीक है, आप लोग बहुत ही समय लेक्चर देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।